बैक टू CH ट्यूटोरियल। आज कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। वो भी किसके बेस पे थे फ्रेंड्स? ये तीन फॉर्मूलेस के बेस पे थे। जैसे कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके, न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूले से हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके मेरा पुराना वाला लेक्चर देख लेते। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो न्यूटन्स के लॉ है, कितने हैं फ्रेंड्स? वो 3 लॉ है। तो हर एक लॉ को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि हर एक लॉ में क्या बताया है। तो सबसे पहले हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये है क्या, ये पहले देखते हैं कि न्यूटन्स का लॉ है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है? व्हाट कुड बी रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन सब कुछ क्वेश्चन है, इनके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स? स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोला फ्रेंड्स? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे मूव बिना फोर्स, तो वो बिना फोर्स के तो मूव होगा ही नहीं। ये पूछा है, इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम न्यूटन्स की लॉ में ढूंढेंगे क्या है इसका रीजन और वो किस तरह होता है। सेकंड एग्जांपल, द फोर्स which is sufficient to lift a book for a table, it is not sufficient to lift the table। क्या बोला फ्रेंड्स? अगर हम फोर्स लगाए हैं बुक के उठाने के लिए और हम जितना फोर्स लगाए बुक को उठाने के लिए, क्या उतने फोर्स में हम टेबल को उठा सकते हैं? ये पूछा है फ्रेंड्स। इसके पीछे का रीजन है क्या है ये हमें ढूंढने बोला है। फ्रूट्स ऑन ए ट्री फॉल डाउन व्हेन द ब्रांचेस आर शेकल। ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? अगर हम कौन सा भी ट्री है उस पे का जो फ्रूट है वो हमेशा फॉल डाउन नीचे की तरफ गिरता है ही, गिरता क्यों है, ऊपर क्यों नहीं जाता। ये फोर्थ वाले एग्जांपल में क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ। क्या बोला फ्रेंड्स? कि अगर एक फैन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर हम उसका स्विच ऑफ कर दिए तो भी थोड़ी देर के लिए वो घूमता रहता है कि नहीं फ्रेंड्स? घूमता है कि नहीं? वो क्यों घूमता है, इन सब का रीजंस बोला है हमें पता करने के लिए। इफ वी लुक फॉर रीजन अबोव वी रिलीज दैट ऑब्जेक्ट हैव सम इनर्शिया। क्या बोला फ्रेंड्स? कि इसमें जितने भी वर्क हुए उसके लिए कुछ ना कुछ ताकत लगी है, कुछ ना कुछ एनर्जी लगी है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस लगा है। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनर्शिया बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्या बोला था फ्रेंड्स? जितना भी उसकी एनर्जी, कितनी भी उसकी कैपेसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जितना भी वजन है, जैसे कि हमारा एक सोफ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एक सोफ है, ये हमारा सोफ है कौन से भी लाइफ कंपनी का। उसका ग्राम कितना है फ्रेंड्स? उसका ग्राम है सपोज 40 ग्राम। तो उसका जो मास है वो कितना है? 40 ग्राम। वो तो वेट हुआ, उसका मास क्या हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ उसका मास। ये जो है ना पूरा, ये मास का पोर्शन है। मतलब जितना उसका शरीर उतना ही उसका मास। जैसे कि इसमें मास तो गिवन रहता है कि इतने मास का है, उतने मास का है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ना मोशन का, वो क्या हमें डिस्क्राइब करता है? हमें क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या बोला है फ्रेंड्स? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास का प्रॉपर्टी शो कर रहा है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या शो कर रहा है? मास मतलब उसकी कैपेसिटी, मतलब उसका शरीर मेजर करके शो करेगा। उसे हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हमें उसे क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? इनर्शिया। तो इसीलिए जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसे क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में क्या सबसे मेन है हमारा? बैलेंस एंड अनबैलेंस होता क्या है। क्या बोला है फ्रेंड्स? हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। इससे ही हमारा क्या बनेगा? न्यूटन्स का लॉ बनेगा। इसे फटाफट में रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर
सो लॉन्ग एज द फोर्स अप्लाई बाय बोथ द साइड आर इक्वल। क्या बोला फ्रेंड्स, हम जो सीसॉ खेलते हैं फ्रेंड्स, वो अगर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ये हमारा सीसॉ हो गया, ये हमारा सीसॉ, ये ये हमारा सीसॉ है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर जितना वेट है, इधर जितना वेट है अगर उतना ही इक्वल करे, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अगर हम इधर का वेट भी 5 इधर का वेट भी 5, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज बैलेंस। द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टैटिक इन स्पीड एंड द अप्लाइड फोर्स। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, बैलेंस में होगा। ऑन द अदर हैंड when apply force become unequal it's unbalanced। क्या बोला फ्रेंड्स, अगर इधर का वेट 5 है, इधर का वेट 10 कर दिया या 8 कर दिया या थोड़ा सा ज्यादा कर दिया इससे, तो ये क्या बन जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों, अनइक्वल है, इसका वेट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, a net force get apply in a direction of a greater force and the center of the rope shift in that direction। जहां ज्यादा वेट होगा उसी को वो ज्यादा फोर्स लगाएगा मूव करने के लिए। तो इसमें हमने क्या देखा फ्रेंड्स, इसमें हर काम में फोर्स का अप्लाई हो रहा है, चाहे वो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो। अगर हम न्यूटन्स के लॉ, ये क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन का लॉ है, ये वाला लॉ है पूरा का पूरा जो हाईलाइटेड किया गया। क्या बोला है इसमें, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू रिमेन एट रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a strength line unless an external balance force act on it। क्या बोला फ्रेंड्स, अगर आप अगर आपने एक सब्सटेंस को, ये क्या हमारा बॉल है, हमने इसको पुश किया, ये पुश किया यहाँ तक आया, जितना हमने स्टार्टिंग में क्या था, ये रुका हुआ था, मतलब क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, ये रेस्ट था, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट था। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे कि हमने इसको फेंका, तो स्टार्टिंग की जो स्पीड होगी ना फ्रेंड्स, वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स होगी ही होगी। आप चाहे तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हमें गाड़ी को स्पीड में लेना है, अगर गाड़ी को स्पीड लेना है, तो स्टार्टिंग में स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली बढ़ जाती है, क्या होती है, डायरेक्टली बढ़ जाती है, जैसे 5 to 10 पे डायरेक्टली चली जाती है, जैसे कि इंक्रीज होती है, बाद में 10 पे जाने के बाद नॉर्मल स्पीड से या कॉमन स्पीड से चलती है, 10 की स्पीड से ही चलती है। तो वही क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, हर एक ऑब्जेक्ट में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम रेस्ट वाले पोजीशन के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एक रुका वाला, ये गाड़ी है रुकी हुई, ये गाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, या गाड़ी या बॉल ले लो, ये बॉल है, बॉल को हमने जैसे ही फोर्स लगाया, स्टार्टिंग की पोजीशन क्या थी, उसकी रेस्ट थी, जैसे ही हमने फोर्स लगाया वो अनबैलेंस हुआ। क्यों, उसकी स्पीड डायरेक्टली बढ़ गई, कितने स्पीड पे, 15 किलोमीटर की स्पीड से, अगर सपोज बोल रहा हूँ, और जैसे ही वो थोड़ी दूर गया तो उसकी कॉमन स्पीड आ गई, कांस्टेंट स्पीड आ गई 14 टू 13 के बीच में। तो ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसे हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे तो वो हमेशा अनबैलेंस ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या बोला है, when an object is at rest or in uniform along a strength line it does not mean that no force is act on it। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है या यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेंथ लाइन में, तो आप ऐसा मत सोचो कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे किसी ना किसी का फोर्स होता ही होता है, या बैलेंस हो या अनबैलेंस हो। एक्चुअली द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट by they cancel one another so that the net is zero, the net force is zero। Newton's first law explain the phenomenon that of inertia, that is inability of an object to change its state or motion on it। It also explain unbalanced force which cause change in speed of an object at rest or in uniform मोशन। क्या बोला है फ्रेंड्स, ये पूरे पैराग्राफ में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का मेन मकसद क्या है, ये बता रहा है, इतना ही बता रहा है कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में हो, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में हो और उसके ऊपर कोई भी फोर्स आता है, तो स्टार्टिंग की जो फोर्स होती है वो अनबैलेंस फोर्स होती ही होती है, चाहे वो रुकी हुई हो या यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ठीक है,
5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। जैसे हमने स्पीड बढ़ाई तो स्टार्टिंग की जो स्पीड थी ना वो अनबैलेंस थी। जैसे ही हमने 10 टू 15 के बीच में लेके गए तो बाद में 15 से कॉमन स्पीड चलने लगे। जैसे कि यहाँ तक हमने लाया था 10 की स्पीड से, जैसे ही यहाँ पे आई वैसे ही हमने 15 की स्पीड कर दी। और 15 की स्पीड करते ही क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो हुआ वो स्टार्टिंग का जो पोजीशन हुआ चेंज करने का फोर्स, वो क्या था फ्रेंड्स, अनबैलेंस फोर्स था। और बाद में जाके वो यूनिफॉर्म या तो बैलेंस फोर्स में आया। स्टार्टिंग की जो पोजीशन होगी, स्टार्टिंग की जो फोर्स होगी वो हमेशा अनबैलेंस होगी। बस इतना ही एक्सप्लेन करा है फ्रेंड्स। और जैसे ही आगे कुछ बोले हैं कि ऑन इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जितने भी ये ऊपर वाले एग्जांपल दिए थे फ्रेंड्स, यही सारे के सारे क्या थे फ्रेंड्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ये एग्जांपल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है क्या फ्रेंड्स, वो हम कुछ क्वेश्चंस पूछे। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें बोला क्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला है, जो the effect of an object striking another object depend both on mass and former object and its velocity। कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट है वो कौन सा भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को धक्का दे रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी। कैसे, वो आगे हम पढ़ रहे वाले। दैट्स मीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी रिलेटेड बोथ मास एंड वेलोसिटी स्ट्रिकलिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोला है फ्रेंड्स, क्या अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैं सिंपल में अगर एग्जांपल के थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करूं तो समझो ये हमारा है, ये ऐसे है एक रबर का, ये भी एक रबर का। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉल लटका है, यहाँ पे भी एक बॉल लटका है। जैसे ये आपस में टकराएंगे, जैसे ही आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। जैसे आपस में टकराएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, टक्कर होगी और इक्वल डिस्टेंस पे वो दूर भागेंगे। जैसे कि ये वाला आया 5 किलोमीटर से, ये भी आया 5 किलोमीटर के स्पीड से, और जैसे ही ये दोनों लड़ेंगे वापस ये रिटर्न हो जाएंगे, वापस ये रिटर्न हो जाएंगे। इसे ही तो एक्सप्लेन किया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वापस ये रिटर्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज जितने जितने वेलोसिटी से आया, जितने, जैसे कि इसका मास है 5 kg, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 2 kg। इसका मास ज्यादा है मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है मतलब ये थोड़ी दूर पे जाएगी और ये ज्यादा दूर पे जाएगी। ज्यादा टेंशन मतलब फ्रेंड्स, मैं और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ आगे का मैं रीड करके। ठीक है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा रफ कर दूं मैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बाय न्यूटन। इसे कोलाइड, इसी कोलिजन को, इसी टर्न को क्या बोलेंगे, पोजीशन को क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या बोला है, जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको क्या रहता है, मोमेंटम को, किसी भी मोमेंटम किसके ऊपर एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता ही करता है और उसको डायरेक्शन भी होता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें क्या बोला है, उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इस डायरेक्शन सेम दैट एज द वेलोसिटी। जितना इसका वेलोसिटी होगा, जैसे कि जिस साइड से इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है वेलोसिटी, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। मतलब दोनों सेम होंगे, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या बोला है, इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे कि आपने प्रीवियस वाले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, ऐसे सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल होता है। सीजीएस सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि हम स्मॉल मेजर्स को नेमिंग करते हैं। जैसे कि इसमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, इसमें केजी, ये बड़ा है। ऐसा ही सिस्टम क्या होता है, बड़ा होता है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, छोटा होता है। ये किसी भी मेजर, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज सिस्टम, ये सारे सिस्टम। जैसे कि इन इफ एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई एन ऑब्जेक्ट कॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स कॉज चेंज इन मोमेंटम एंड इट्स मोमेंटम। क्या बोला फ्रेंड्स, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स आ रही है, दोनों का बैलेंस अलग अलग है। जैसे कि मैंने बोला था, एक का है 5 kg, दूसरे का है 10 kg, दोनों क्या है, अनइक्वल है, मतलब अनबैलेंस है। अनबैलेंस टकराएंगे तो क्या होगा, मोमेंटम का जो वेलोसिटी है वो एक में कम होगा, एक में बढ़ेगा। जैसे कि जैसा मास बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, और वैसे ही मोमेंटम का भी चेंजेस होंगे। बस इतने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। जैसे कि द फोर्स नेसेसरी टू कॉज द
cause a change in a momentum of an object depend upon rate of change of momentum। क्या बोला फ्रेंड्स, इसमें ये मेन डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। मैं और एक बार अगर रिपीट कर दूं, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है जो भी फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा, अगर मोमेंटम चेंज किया, वो क्यों चेंज किया, अगर समझो एक ऑब्जेक्ट है, वो कोलाइड हुए, मतलब क्या हुआ, टकराए तो एक का वेलोसिटी कम है, एक का वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी का होगा, किसी का ज्यादा होगा, वैसे ही मोमेंटम भी चेंज होगा। मतलब क्या होगा, मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, कोलिजन में चेंजेस, मोमेंटम में चेंजेस, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया फ्रेंड्स, अगर हम और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें तो इसमें डेफिनेशन देके रहिए। मोमेंटम होता क्या, ये पहले समझ ले। अगर मोमेंटम बोले, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक प्रोडक्ट, मतलब अगर हम मास और वेलोसिटी, मास क्या होता है, उसका वजन या उसकी कैपेसिटी या उसका शरीर, और वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, उसका डिस्टेंस और उसकी स्पीड क्या थी, दोनों को अगर इनटू करें तो हमें क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट, मतलब मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम किसका प्रोडक्ट को है, मास एंड वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी को मिक्स करेंगे, जैसे कि आटा और पानी को मिक्स करते हैं तो रोटी बनता है, वैसे ही मास और वेलोसिटी को मिक्स करेंगे तो मोमेंटम बनेगा। और इसमें क्या बोला है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी को दो बोथ होते हैं, जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, उसको खाली एक ही होता है पर्टिकुलर, या तो उसको डायरेक्शन होगा या तो उसको मैग्नीट्यूड होगा, इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर डेफिनेशन, मतलब मेन मकसद है, न्यूटन ने क्या एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑक्योर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। क्या बोला है फ्रेंड्स, इसको जो एक्सप्लेन किया है ना, वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसमें सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है। मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ कि इसको है ना, ये जो डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, ये वाला डेफिनेशन, इसे ना इस वाले एग्जांपल, ये पूरे एग्जांपल में ना सॉल्व करके बताया कि ये इसका मीनिंग क्या है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, तो मैं भी उसी टाइप से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है फ्रेंड्स, एम है। क्या है उसका मास, एम है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये, और फोर्स क्या हुआ, एफ हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और अप्लाई इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो वी होता है, वही फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों सेम ही है, और टाइम किया होगा टी होगा, और वेलोसिटी बिकम वी, ये तो सबको पता है, वी फॉर वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी में दो होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेलोसिटी है ना, ये वाला फाइनल है, ये वाला फाइनल वेलोसिटी है, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बोले इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिया फ्रेंड्स, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिया, मोमेंटम लिख दिया। मोमेंटम लिखने के कारण मोमेंटम हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एम से रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि मोमेंटम एम से रिप्रेजेंट किया, और इनिशियल बोला है तो यू होगा, अपोजली यू होगा, तो एम यू कर दिया। ठीक है, फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वी होगा। वी किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल को रिप्रेजेंट करता है, वही होगा सेम। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम में अगर चेंजेस हुए, मोमेंटम मतलब जो उसकी स्पीड और वेलोसिटी है, जो भी है, वो अगर चेंज हुआ, वो अगर चेंज हुआ, अगर मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करूं, ठीक है फ्रेंड्स, जाने दो जो अगर मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ आपको कि मोमेंटम होता है क्या, तो मोमेंटम होता है जो चेंजेस होते हैं किसी भी कोलिजन में, जैसे कि बड़ा छोटा या कम ज्यादा, जितने भी चेंजेस होते हैं ना, वो मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चेंज इन मोमेंटम में अगर टाइम तो इंक्लूड होगा ही, सब में ऑब्वियसली टाइम तो इंक्लूड होता ही, तो उसी को फॉर्मूला बना के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको क्या प्रूफ करने बोला है फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रूफ किया है इसमें फॉर्मूला इसके वाइज। जैसे कि मोमेंटम मतलब क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम मतलब जैसे कि हमारा चेंज इन एसेलरेशन, मतलब एसेलरेशन क्या क्या था फॉर्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे इसमें भी है ना, खाली मोमेंटम को डाल दिया, मोमेंटम को डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे m फॉर मोमेंटम, और वही है फ्रेंड्स फाइनल मतलब v, और दोनों को ऐड यू, दोनों को ऐड करके फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो m दोनों कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन को एक बार लिख दिया और फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया।
फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता फ्रेंड्स, होता है। अगर आपने प्रीवियस वाला क्लास देखा तो आपको याद होगा, जैसे कि हमने बोला था एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन और एम फॉर एम। हमने प्रूफ कर दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एम ए होता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। एम ए मतलब क्या होगा, एम इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to apply force। क्या बोला था फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऊपर वाले में पॉइंट्स बोला था, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, जैसे कि हमारा एम है था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फोर्स दोनों क्या है, जुड़ रहे भाई बहन है, मतलब भाई है, भाई बहन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एम ए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये आता है फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला साइन आता है फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और जैसे ही ये साइन को हटाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब कॉमन, कॉमन कुछ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन को अगर नहीं है तो लिख सकते हैं, मतलब कॉमन, देखिए क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज वैल्यू इज 1। अगर कुछ नहीं दिया, कॉमन में कुछ नहीं दिया तो 1 लिखते हैं, 1 का कुछ लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से इंटू किया तो 1 ही होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, एफ 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 इधर आ गया फ्रेंड्स, और ये हमारा आ गया इधर, और इसकी जगह पे हमने ए के लिख दिया, के की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फ्रेंड्स, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब हमारा जो भी फोर्स होगा, वो अगर फाइंड करना है कि कितने का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ये आपको खाली इतना याद रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है फोर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर कुछ बोला है, नेक्स्ट बोला है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग ए डिफरेंट मासेस which is initially at rest and its initial momentum both is zero। Suppose the force is F, the time is both object, the lighter object start moving faster than heavier object। However, from the above formula we know that the rate of change of momentum, that is F, and both an object same total change in their momentum will also be same, that is Ft। Thus the same force is applied on a different object, change in momentum is same। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरा पैराग्राफ रेड किया, और मैं एक ही बार पूरा पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कंसिडरेशन किया है कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे, एक का वेलोसिटी ज्यादा है बट दोनों का जो स्पीड है, दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम है, और दोनों का जो टाइम है वो भी सेम है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हमारा जो मोमेंटम है ना वो सेम रहेगा। बट जैसे कि ये दो कोलाइड कर रहे, ये एक बॉल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बॉल है, दोनों क्या कोलाइड कर रहे मतलब टकरा रहे, ये बड़ा है, इसका 5 kg है, इसका 2 kg है। अगर दोनों एक ही वेलोसिटी, दोनों एक ही वेलोसिटी में आ रहे, टाइम भी इनका सेम ही है, सपोज 5 5 सेकेंड है दोनों का, तो इनमें कुछ फर्क नहीं होगा, खाली ये इधर चला जाएगा थोड़ा ज्यादा, और ये थोड़ा इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना वो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, बस इतना ही है। बट जो इसका मोमेंटम है वो चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम तो चेंजेस हुए ही नहीं, थोड़ा बहुत हुआ। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स, जितना भी हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, 5 मोमेंटम ही होगा। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन मत करो फ्रेंड्स, खाली हमें इतना याद रखना है कि F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोला है, इन एसएस यूनिट द फोर्स न्यूटन। क्या बोला फ्रेंड्स, न्यूटन फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 किलो को 1 न्यूटन बोलते हैं, ज्यादा हार्डली मत लो, 1 kg को 1 न्यूटन बोलते हैं, बस फोर्स बोले तो 1 न्यूटन, 1 kg का फोर्स लगा मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगा। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। क्या बोला था फ्रेंड्स, 1 kg हमारा मास है, और वो कितने स्पीड से चल रहा है, 1 के, मतलब दोनों कॉमन लिया, और हमारा क्या बन गया, न्यूटन बन गया। सिंपल है फ्रेंड्स। अगर हम सीजीएस यूनिट में ले फोर्स को, तो उसे बोलते हैं डाई। डाई क्या होता है फ्रेंड्स, डाई होता है स्मॉलेस्ट यूनिट,
किसी भी चीज का 1 यूनिट, ग्राम, ग्राम को हम डाई बोलेंगे, बस इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स। और 1 डाई इक्वल्स टू ये इतना होता है, बस इतना है याद रखना है। ये दो मेन पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा दिया कि डाई क्या होता है और न्यूटन क्या होता है। डाई होता है हमारा ग्राम और न्यूटन होता है केजी, बस इतना याद रखना है। ज्यादा आप याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर मैं इजीली एक्सप्लेन करूं, न्यूटन थर्ड लॉ पूरे में इतना ही एक्सप्लेन किया है कि अगर हम कौन सा भी ईच एंड एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर विच एक्ट साइमल्टेनियसली, ये यही है ना, ये जो लाइन है इसे ही एक्सप्लेन किया है इस वाले पैरा में। मैंने ये पैरा पूरी अच्छी तरह से रीड कर लिया ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट बने। मैं क्या अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब शॉर्ट में क्या बोला है फ्रेंड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमने क्या किया, एक दीवारें, ये दीवारें हमने एक खील ठोकी, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम ये हैमर, जब हम हथौड़ा मारते हैं ना, जब हम हथौड़ा मारते हैं ना इसके ऊपर, तो जितने फोर्स से हम मारते हैं ना, जितने फोर्स से हम हथौड़ा को इस डायरेक्शन में मारते हैं ना, इस डायरेक्शन में वापस वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आता है कि नहीं आता, इतना ही है, आता ही है। आप कमेंट करिएगा कि होता है कि नहीं होता है, आप जरूर बताएंगे कि होता ही होता है। अगर हमने बोला जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ रहा है, रॉकेट क्या है, ऊपर उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, बट उसका रिएक्शन कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो नीचे से धुआं निकल रही है ना फ्रेंड्स, वो भी उतने ही फोर्स से नीचे से उसको उड़ा रहा है, नीचे से ना फोर्स लगा रहा है, तभी जाके रॉकेट ऊपर जा रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने का फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। मतलब ज्यादा आपको ये नहीं करना है, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, खाली इतना याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो उसका एक्शन तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्शन किया हमने, हैमर यूज किया, एक्शन किया, बट उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो वापस ठोकने के बाद पीछे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इतना ही खाली एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने और एक एग्जांपल दिया रॉकेट का, रॉकेट क्या है, रॉकेट अगर हम ऊपर जा रहे हैं, रॉकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं एकदम आसमान में, बट नीचे से जो धुआं निकल रहा है ना, वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है उड़ाने के लिए, मतलब एक्शन के साथ अपोजिट में रिएक्शन भी उतना ही होता है और होता ही होता है साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होता ही होता है, कंफर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एंड एक्सप्रेस फोर्स, क्या है, दोनों एक्सप्रेस फोर्स है, मतलब एकदम एक्सप्रेस, इतना फोर्स लगाते कि पूछो मत, ठीक है फ्रेंड्स। दिस फोर्स इन एक्ट इन पेयर, दोनों अपोजिट में होते, मतलब जोड़ी है उनकी, एक ऑब्जेक्ट, एक फोर्स कभी भी दूसरे फोर्स के बिना काम नहीं कर सकता, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ दो सकता दो फोर्स के बिना, ठीक है फ्रेंड्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या बोला था, एक्ट होता ही होता है, इसमें कोई चांस नहीं है कि बोला एक्ट, फिर क्या बोला, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो भी एक्शन होगा और रिएक्शन होगा दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में होगा। इसलिए क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टकराता है ना, तो और भी अच्छे से वर्क करता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वर्क करेगा ही नहीं। इसलिए क्या बोला, दे डू नॉट एक्ट ऑन ए सेम ऑब्जेक्ट, वो सेम ऑब्जेक्ट पे कभी भी एक्ट नहीं करते, एक्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बनेगा। इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में इतने, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड CH ट्यूटोरियल। अगर आपको थोड़ा भी डांस की वीडियोस पसंद है तो मेरी सिस्टर का लक्ष्मी डांस प्रेजेंट्स करके एक चैनल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर आपने मेरे पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन CH ट्यूटोरियल।